तो भाई 50 साल मेरी उम्र हो गई है। मैंने इतना बड़ा सेटबैक, इतना बड़ा मेंटल स्ट्रोक अपने फैमिली में नहीं देखा। मैंने सोचा था कभी अर्थक्वेक हो जाएगी, ज़मीन फट जाएगा, हम लोग सब मर जाएंगे। मैंने सोचा था कभी इंडिया पाकिस्तान में न्यूक्लियर बम होगा, सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं सोचा था कि वी हैव टू लेफ्ट 3 प्रीशियस मेंबर इन विद इन ए फोर्टनाइट। डॉक्टर लोग भी कंफ्यूज हैं इस बीमारी के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में। और सो डॉक्टर लोग भी काफ़ी कंफ्यूज हैं। कभी बोलते प्लाज्मा लाइए, कभी बोलते रेमडेसिविर लाइए, मतलब ऑर्डर करते रहते ये ला के दे दिया तो प्लाज्मा। अच्छा अब प्लाज्मा लाया तो इसकी जरूरत नहीं है, ये नहीं चलेगा। अच्छा। हाँ, इनके फादर के केस में उन्होंने बोला कि ये 40-50 हज़ार कोई मेडिसिन है वो लेके आइए। मेडिसिन लेके आया कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, पेशेंट बहुत आपका मतलब आगे निकल गया, आगे निकल गया, इस स्टेज से कंडीशन आगे बहुत खराब निकल हो गया। गई है। अच्छा। तो मतलब कंफ्यूज। हमारे घर में 15 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक 3 डेथ हुई हैं। 15 अप्रैल इट वाज फर्स्ट रमज़ान, मेरी मम्मी का डेथ हो गया। ठीक आफ्टर 1 वीक मेरी छोटी बहू चली गई। ठीक नेक्स्ट वीक वी लॉस्ट आवर ब्रदर इन लॉ ड्यू टू कोविड। ठीक है, अगर मैं आपको ठीक से एक्सप्लेनेशन करूं तो मम्मी वॉज वेरी हेल्दी, शी वॉज डूइंग ऑल देयर वर्क्स बाय हर सेल्फ। 14 अप्रैल के सुबह में उनको कुछ तकलीफ़ हुई थी, तो हमने मैक्स हॉस्पिटल एम्बुलेंस से ले गए। उन्होंने RT-PCR टेस्ट किया, शी गॉट पॉजिटिव। हमने कहा एडमिट करो, बट देयर वाज नो रूम। देन वी फोर्स टू मूव समवेयर, तो हमने राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बात की, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ ले आओ। वहाँ हमने उनको एडमिट किया। आफ्टर ऑल द फॉर्मेलिटीज़, इट वाज 5 to 6 इन द इवनिंग वी लेफ्ट एलोन। हम लोग चले आए, चूँकि रमज़ान भी था, रोज़ा भी खोलना था। 3 बजे रात में फ़ोन आता है कि नाउ शी इज़ नो मोर। तो हम तो इनको नो मोर ने इनको शहीद ही बोलते हैं, तीनों को हम शहीद ही बोलते हैं। हमारे घर से रमज़ान के पवित्र महीना में 3 शहीद हो गए और स्वर्गवासी हो गए। ज़िंदगी का नूर ख़त्म हो गया दोस्त, ज़िंदगी की हर रौनक ख़त्म हो गई। 35-36 दिन में एक टाइम खाना ठीक से नहीं खाया मैंने। जिस घर में बंदे गए हैं ना, जो लॉस्ट किया फैमिली मेंबर, उससे उनसे पूछे जाके। ये हमारी जो सिस्टम चलाती है इनको कुछ पता नहीं है ग्राउंड पर रियलिटी क्या है, ये जो फिल्में और बनाते उनके हैं अंदर हिंदुस्तान कितने में, गुस्सा है सिस्टम को लेके, हॉस्पिटल को लेके। लेकिन आदमी क्या करेगा, आदमी हेल्पलेस है। वो जबकि हाई कोर्ट भी हम गए हुए हैं। हाँ। अभी हम लोगों ने बात किया लोगों से, उनका मदर, उनके रिलेटिव्स मैक्स में थी। तो क्या हुआ, 5 दिन तक वो, उसकी माँ है अंदर में, मैक्स साकेत के अंदर में। वो जो हाथ जोड़ के बोल रहा है, डॉक्टर साहब एक 30 सेकंड का वीडियो तो दे दो मेरा माँ का, क्योंकि पेशेंट तो अंदर नहीं जा सकता है। तो फाइनली वो वीडियो तो भेजा। वीडियो में उनको लगा कि माँ तो मेरा ठीक ठाक है, वो तो बच के निकल जाएगी, वो रिकवर कर रही है, आईसीयू में है, ऑक्सीजन में है, निकल जाएगी। लेकिन डॉक्टर से रिपोर्ट आता है नेक्स्ट डे कि वो तो चल बसी। क्या हुआ, स्ट्रोक हो गया भाई। उसी ढंग से मेरे अपने यूनिवर्सिटी में मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट का साथ भी ये हुआ। आईसीयू में कितने दिन थी, उसके बाद सी रिकवर्ड। 3-4 दिन बाद जब वो ऑक्सीजन आईसीयू से निकल के ऑक्सीजन वार्ड में थी, उसके बाद फिर खबर आता है एकाएक कि वो तो चल बसी। क्या, स्ट्रोक। यानी कि हॉस्पिटल जो हम वहाँ बेड चाहते हैं, वहाँ डॉक्टर का ट्रीटमेंट चाहते हैं, वो हॉस्पिटल में से ही कुछ और निकल के आ रहा है। ये सेकेंड वेव का मुझे लगता है सबसे बड़ा मैसेज है। ये जो सेकेंड वेव जो है, इसमें ये एक तरह का पूरा ये था कि भाई हॉस्पिटल बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है। हॉस्पिटल बेड अगर मिल जाए, और बेड भी ऑक्सीजन के साथ, बेड क्या बोलते हैं, वेंटिलेटर के साथ, आईसीयू मिल गया, तो फिर मामला ठीक हो जाएगा। और ये जो हॉस्पिटल बेड का क्राइसिस है, उसको कैसे कैसे हम लोग संभालना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद जो रिपोर्ट्स आने लगे, उससे दूसरा एक पिक्चर सामने आया। वो ये कि हॉस्पिटल बेड आपको मिला हुआ है, फिर भी इतना बदतर अवस्था हो रहा है, फिर भी लोग मर रहे हैं। जिसको नहीं मरना चाहिए वो भी मर रहे हैं।
और उसके बाद जो हम लाशें देख रहे हैं गंगा नदी में बह रहे हैं, जो लोग वहाँ पे जल्दी जल्दी गरीब लोग दफना के जा रहे हैं, ये तो हमारे सामने में है। और जो आज के जो सरकार है, योगी जी, मोदी जी, इनको कोई परवाह नहीं है पब्लिक के साथ। और पब्लिक का इतना जो पीड़ा जो हमारे आंखों के सामने में है वो नहीं दिख रहा है। उनको ये दिख रहा है कि वो पीड़ा जो लोग भुगत रहे हैं उसका फोटो कहीं ट्विटर में ना आ जाए, इनको ये दिक्कत है। और ये ट्विटर के ऑफिस में वो दिल्ली पुलिस को भेजते हैं, ट्विटर को वो बंद कराना चाहते हैं, फेसबुक को बंद कराना चाहते हैं। कि ऐसा बात नहीं है कि हम ट्विटर या फेसबुक का कुछ वकालत करना चाहते हैं, वो भी बड़े बड़े हाई बिग टेक कैपिटलिस्ट कंपनीज है, उसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस ढंग से यहाँ पे सरकार जिस ढंग से पूरे चीज़ों को एक तरह का दबाना, इंफॉर्मेशन नहीं जाना है कि भाई दबा दो, ये नहीं हुआ, इतने लोग नहीं मरे, प्रयागराज में इतने लोगों का बॉडी नहीं मिला गंगा के तट में, हाँ, ये उन्नाव में, बक्सर में वगैरह वगैरह जितने भी जगह है उसमें ये सब कुछ भी नहीं है। ये जो न्यूज़ को दबाना चाहते हैं, है ना, तो मुझे लगता है कि एक तरह का एक थोड़ा पॉजिटिवली इसमें देखिएगा तो जनता का भी एक प्रशिक्षण मुझे लगता है हो रहा है कि भाई सिस्टम कितना करप्ट है। हॉस्पिटल में थी। हाँ ये थी मैं होली होली फैमिली में। हाँ, कम से कम 15 दिन तक लड़ी। बहुत लड़ाई लड़ी फिर भी नहीं बची। हाँ, अल्लाह की मर्जी। हाँ, अल्लाह हमारे जन्नत नसीब करे उनको। आप लोग बोलिए दुआ करने के लिए प्लीज। हर जगह दुआ करवा दीजिए थोड़ा आप लोग। हम बहुत परेशान हैं, एक एक पैसा के मोहताज है, चंदा करके सब तो इलाज करवाया। ऑक्सीजन में रखा था। ऑक्सीजन से आगे तो रखा था, इमरजेंसी में 3 दिन रखा, उसके बाद फिर बेड में रखा वार्ड में, उसके बाद फिर ले गया ऑक्सीजन आईसीयू में। आईसीयू से आज 4 बजे भोर में डॉक्टर जवाब दे दिया। उसके बाद 4 बजे के 11 बजे 11 बजे उस पार का गई हूँ। उस पे लिखा है 9:55 पे लिखा है। 9:55 पे लिखा है। 9:55 हाँ। बहुत हम लोग परेशान हैं सर, बहुत हम लोग करे कि वो लक्कर का ताबूत बोल रहा है लक्कर लगाओ जिस टाइम हमने 2500 पर्ची रुपये कटाया कहाँ से 4100 लाएंगे? रुपये का, जिस टाइम हमने पर्ची कटाया 4100 रुपये लिया। तो उस टाइम अब कम फिर से बोल कम रहा है उनको कुछ- बता देना चाहिए ना। यहाँ तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा कि हाँ अब ये लेके आओ कोरोना टेस्ट। अरे भैया जब आपको बता दिया गया कि हम हॉस्पिटल से आ रहे हैं, सब हमारी मरीज की ये बीमारी और है, पहले से तो हमारी बीमारी थी, तो अब आप तो कम बना से दिया कम बता लोग। देते तो हम ये भी इंतजाम उल्टा जब का हम सीधा करके बना आ दे रहे हैं, रहा है ये लोग, भी सबको इंतजाम कोरने करने में का जाने दे रहा है लोग। ये सब कुछ इंतजाम नहीं थी, आने के बाद ऐसे ऐसे कहानी बन रहा है। ये लोग करे, बुरा एक हाल पॉइंट बना बढ़ रहा दिया है, है 2 लोग। पॉइंट बढ़ रहा सरकार है। को सोचना चाहिए ना कि इंतजाम दे। हाँ? झूठ मूठ के बोल रहा है ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा है लोग। पब्लिक को तो मार रहा है लोग। पब्लिक खत्म हो जाएंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी। चलो पूरा अभी कोरोना वायरस सेकेंड वेव में सिस्टम फेल हो गया है, ये हर कोई कह रहा है। पहले लगता था कि सिस्टम फेल सिर्फ वामपंथी लोग कहेंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले कहेंगे, देश को बदनाम करने के लिए, पूरा इंडिया को बैड इमेज देने के लिए सिस्टम फेल हुआ ये कहते हैं, है ना। और ये बोलते हैं भाई जो लोग सिस्टम फेल बोल रहे हैं इनको तो चीन भेज दो, पाकिस्तान भेज दो। लेकिन अभी मेन स्ट्रीम चैनल वाले भी बोल रहे हैं सिस्टम फेल। लेकिन सिस्टम फेल मतलब कौन, इसका जिम्मेदारी कौन लेंगे, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? उसमें मुझे लगता है कि सिस्टम जो चल रहा है, बातें जिस ढंग से पूरा लैंग्वेज आ रहा है इस चीज़ में, उसमें सिस्टम में आपको गवर्नमेंट को तो रखना ही पड़ेगा। ये जो गवर्नमेंट है आज की तारीख में, ये गवर्नमेंट तो ये दिखाते हैं कि भाई ये तो कुछ भी कर देंगे, इंडिया को पता नहीं 21st सेंचुरी 22nd सेंचुरी में ले जाएंगे, इंडिया का $5 बिलियन इकोनॉमी बना देंगे, इंडिया को जापान बना देंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, इंडिया को तो पता नहीं क्या बना देंगे। ये जो इंडिया गेट के सामने में जो पूरा राजपथ है उसको सेंट्रल विस्टा बना देंगे। तो इतना आप कर सकते हैं कि वो सिस्टम इतना एफिशिएंट है कि आपके मुताबिक तो आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, इतना एफिशिएंट सिस्टम है। तो फिर ये कोरोना वायरस रोकना है, लोगों को राहत देना है, ट्रीटमेंट देना है,
तो वहाँ फिर सिस्टम फेल हो जाएगा, ये क्या सिस्टम है फिर? या तो बोलिए कि हिंदुस्तान में पूरा सिस्टम कुछ भी नहीं काम करता है हिंदुस्तान में, क्योंकि कई लोग ये मानते भी हैं और आम लोग भी ये मानते हैं कि यार इंडिया में तो कुछ भी नहीं काम करता। या तो आप ये मान के चलिए, लेकिन अगर इतना सेलेक्टिव आप हो जाएंगे कि कई जगह जहाँ आपका इंटरेस्ट में हो वहाँ सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत एफिशिएंट है। योगी जी तो हमेशा ही दिखाते हैं, पावर दिखाते हैं कानून का, अरे वो कर देंगे, उसको एफआईआर डाल देंगे, उसको ये कर देंगे, वहाँ ये कर देंगे, यानी कि वो ये दिखाते हैं कि पूरा कंट्रोल में है, पूरा मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी यूज करो वहाँ, उनको हटाओ वहाँ से, उनको ये करो वो करो। तो आप मशीनरी यूज करो ना, क्यों नहीं मशीनरी यूज कर रहे हो? आप मशीनरी यूज करके वहाँ पे जो लोग लाश जलाने के लिए जा रहे हैं गंगा के तट में, आप उनको लकड़ दो ना। इतना आपका पावर है, इतना आपका बड़ा मशीनरी है, पीएम है, एसपी है, पता नहीं क्या क्या आपके पास ऑफिसर्स है, आपके पास पीएमओ है, इतना पावरफुल है आप ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाइए, आप वेंटिलेटर दिलाइए। वेंटिलेटर जो पिछले साल डोनेट किया बाकी देशों ने, उसको तो आपने फैक्ट्री गोडाउन में बंद करके रखा है और आप यहाँ बोलते फिरते हैं कि भाई वेंटिलेटर ही नहीं है, इंपोर्ट करना है। जो इंपोर्ट करके रखे हैं उसको तो आपने उसमें तो कीड़े मकोड़े लग रहे हैं। यानी कि सिस्टम को इन्होंने फेल किया है। हिंदुस्तान में सिस्टम पहले से फेल है, ये तो एक आमतौर पे एक औसत एक धारणा है पहले से, इसको हम नहीं नकार रहे, लेकिन इन्होंने जानबूझ के फेल किया। क्योंकि ये जो अभी जो सत्ता में जो लोग हैं, ये सिर्फ अपना पावर चाहते हैं, अपना महिमा मंडल कराना चाहते हैं, और उसके चलते इनको लगा कि अब तो मैं श्रेय लूंगा। मुझे लगता है मोदी जी तो ये भी सपना देख रहे थे कि अब तो मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने फर्स्ट वेव तो कंट्रोल कर दिया भाई हिंदुस्तान में लॉकडाउन करके, अब तो मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि इस ढंग का वो एक अपना एक बहुरूपी महिमा वो देखते हैं, जिससे हम देखते हैं ना कि भाई रावण का इतना सारा सर है, हाँ, या बड़े बड़े इंद्र महादेव का वो रूप देखते हैं। मुझे लगता है वो खुद अपना रूप उस ढंग से देखते हैं, मेगालोमानिया बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। तो वो जब करते हैं, इसलिए मोदी जी का बिल्कुल इसमें कि भाई सिस्टम को फेल कराने में, इस ढंग से फेल कराने में, लेकिन दूसरे ढंग से जहाँ जहाँ उनका इंटरेस्ट, उनका हित पूरा हो रहा हो, वहाँ वहाँ फिर सिस्टम सक्सेस है। तो ये जो कहाँ सक्सेस हो रहा है सिस्टम और कहाँ सिस्टम फेल कराना है, इसका पूरा इनके पास ताना बाना एक सेट फॉर्मूला बना हुआ है। हालांकि एक लेवल पे आप ये भी बोल सकते हैं ये तो कांग्रेस राज में भी ये था, ये तो पुराना कहानी है, हो सकता है पुराना कहानी वो, लेकिन पुराना कहानी इस ढंग से बहुत ही शार्प होके आया इस बार, जो पहले नहीं आया था इससे। और इसके चलते जो जैसे कि मैं पहले बोल रहा था, जनता ने भी काफ़ी कुछ सीखा है, उसको देखा है, प्रशिक्षित, जनता भी प्रशिक्षित होता है, जनता का भी अपना अनुभव होता है, लेकिन उस अनुभव को आप कैसे बटोर के एक जगह में ला के एक तगड़ा अपोजिशन में उसको कन्वर्ट करोगे, मुझे लगता है वो काम होना है, और वो काम नहीं हो पाता है। ये हम लोगों को 2 महीने पहले, 1 महीना हो गया, जब ज़्यादा बाढ़ी आने लगी तो बंदे नहीं रुक पा रहे थे, ओ अच्छा, तो फिर हम लोगों को बुलाया गया। ओ कौन सरदार जी बुलाए? जी सरदार जी बोले। हाँ अच्छा, तो वहाँ उनको दिल्ली का बंदा नहीं मिला, उधर से कानपुर से लेके आया? नहीं, बुलाना पड़ता है, कम पड़ जाते दिल्ली में ही रहते थे हम पहले, नहीं करता। ज्वाला नगर में रहते थे, कमला नगर, ज्वाला नगर, अच्छा, हमारे हाँ कालका जी है आपका, हाँ वहाँ पर रहते थे। अच्छा, तो इसी सब घाटों में हम पहले ही करते थे, वो पहले करते थे, अच्छा जी पहले करते थे। तो जानते हैं, तो ये सब जो लोग बंदे जान बुला पहचान थी, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए हम लोग आए हुए हैं यहाँ हाँ बुला पर। देते। यहाँ पर ज़्यादा ही संस्कार होने लगे थे, हाँ इसी वजह से हमको यहाँ आना पड़ा।
जहाँ पे बंदे कम पड़ जाते हैं तो हम लोगों को बुलाए जाते हैं। हम लोग गांव में ज़्यादा कराते हैं काम क्रिया ओ को। अच्छा 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 अच्छा। और जब देखे बंदे नहीं कर पा रहे पूरी तरीका, पहले ज़्यादा बाड़ी आने लगी तो बंदे नहीं कर पाते थे। ये तो अजीब गरीब काम हो रहा है, इतना हम लोगों ने नहीं कभी किया है। हाँ लेकिन एक एक दिन में 60 बाड़ी जलाना ताजुब वाली बात तो है। लेकिन अब क्या बताया जाए, महामारी है, इसको कहा जा सकते हैं। नहीं तो महीना खान में जो कहीं 10-12 बाड़ी 20 बाड़ी ऐसे आ जाती थी। प्राइवेट भर्ती करे थे, सारा चीज़ जमीन घर का जो कागज थे सब रखे, इनका इलाज करवाना सोचा, सब कुछ करवाया, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ हमारा। हमें बताया भी नहीं कि कोरोना है, हमें तो आज बताइए कि जब इनकी रात शाम को इनकी डेट हुई है, जब पता चली है। तो अभी 60-70 चल रहा है। मैं तो ये गुजारिश करूंगा कि भाई लोगों को निकलना चाहिए। ठीक है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग करना है, आपको सतर्क रहना है, कोरोना वायरस नहीं तो फैल जाएगा, लेकिन एक दूसरे के साथ बात करने का सिलसिला हमें नहीं ख़त्म करना है। सिर्फ मीडिया पे भरोसा मत कीजिए, इवन यूट्यूब चैनल से भरोसा मत कीजिए। आपको एक दूसरे के साथ सिटीजन्स को, नागरिकों को बात करना पड़ेगा। तो तब हम लोग देखें कि लोगों के साथ हॉस्पिटल में बहुत ही मतलब क्या बताऊं, एक ऐसा नहीं कि किसी ने दुर्व्यवहार किया पर्सनल लेवल पे, लेकिन वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ का जो उनको ट्रीटमेंट जो मिला है वो बिल्कुल ही मतलब बेकार ट्रीटमेंट है, और वो नेगेटिव ट्रीटमेंट है। वो ऐसा नहीं कि उनके पास वो पद्धति नहीं है, वो थियरी में कागज़ में तो वो है सिस्टम कि ये करना है, ये दवा देना है, ऑक्सीजन पे चढ़ाना है, वेंटिलेटर वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन उसका जो कार्यान्वयन जो होता है, उसका जो इन प्रैक्टिस जो वहाँ एक्चुअल जब ऑक्सीजन दिया जा रहा है, एक्चुअल जब वेंटिलेटर में आपका पेशेंट को रखा जा रहा है, तो जो केयर होना वो नहीं हो पा रहा है। यानी कि अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, हम लोगों ने किसी से बात किया कब्रिस्तान में, उनका फादर डायबिटीज़ पेशेंट थे, तो जब उन्होंने बॉडी दिया हॉस्पिटल में, तो उन्होंने हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को बोला कि मेरा फादर डायबिटीज़ पेशेंट है, ये मेरे फादर ये दवा लेते हैं, मेटफॉर्मिन लेते हैं, ये टैबलेट लेते हैं, इंसुलिन इंजेक्शन लेते हैं, और इनका ये डाइट है, इनको ये खाना है। अब आपको पता ही है कि डायबिटीज़ का पेशेंट को दवा और खाना ना मिले तो वैसे भी वो मर जाते हैं। तो उन्होंने पेशेंट को वहाँ छोड़ा, अपने फादर को। कुछ 6-7 घंटों में उनको फ़ोन आता है कि आपको फादर तो नहीं है, चल बसे। पता क्या हुआ, तो बोल रहा है वो तो चले गए, चूँकि उनको पता ही नहीं है। तो बाद में उनको पता चला कि भाई वो डायबिटीज़ का पेशेंट है, उनको दवा तो दिया है ना, हॉस्पिटल वालों ने बोला नहीं, आपने तो बताया नहीं, आपको तो दे देना चाहिए था। अरे भाई, पेशेंट का जो रिलेटिव है, पेशेंट का जो फ्रेंड्स है, वो तो हॉस्पिटल के अंदर जा ही नहीं सकते, वो कैसे देंगे? यानी कि अब ये तो बोलना आसान है कि डायबिटीज़ था उनको, तो कोमॉर्बिडिटी के चलते मर गए, लेकिन नहीं, वो कोमॉर्बिडिटी के चलते इसलिए मरे चूँकि वो कोमॉर्बिडिटी जो था डायबिटीज़, उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, और ट्रीटमेंट कोई अलग से नहीं करना, सिंपल वो दवा देना था। यानी कि इस टाइप का जो पूरा सिस्टम अंदर से कोलैप्स किया हुआ है, माइक्रो लेवल पे आप इतना वेंटिलेटर लाते हैं, इतना मेट्रिक टन, मेगा टन आप ऑक्सीजन ला के सिर्फ नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल बेड के लेवल पे उस बंदे का जो देख रेख कर रहा है वहीं पे जो बैठ के, वो नहीं हो रहा है सही से, उसको क्या खाना देना, क्या नहीं देना, ये सिस्टम जब तक आप नहीं इवॉल्व करेंगे तब तक ये पूरा सिस्टम जो सिस्टम से पॉजिटिव ट्रीटमेंट देना चाहिए जनता को, वो नहीं दे पा रहे। यानी कि ये हम लोग निकलने के बाद शमशान घाट में और यहाँ कब्रिस्तान में जो लोगों से बात किए तभी हमें पता चला, और भी सज्जन थे जिनसे हम लोगों ने मिला, उन्होंने भी, उनका भी यही था कि भाई उन्होंने दवा गलत दिया, उन्होंने रेमडेसिविर गलत दिया, स्टेरॉइड्स गलत दिया, और पेशेंट को नहीं बताया जाता है कि क्या हो रहा है, पेशेंट को मतलब मालूम ही नहीं। और जब तक पेशेंट
को अपना परिवार वाले नहीं दिखते हैं, दोस्त लोग नहीं दिखते हैं, वो अकेले बैठे हुए हैं, ऑक्सीजन वो लगाए पहने हुए हैं, उसका जो ये सब जो वो जो मशीन वगैरह जो लगा हुआ है वो बोल भी नहीं पाता है, उसको क्या हो रहा है वो बता भी नहीं पाता है डॉक्टर को, और डॉक्टर भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो ऐसा बहुत सारे केसेस मिले हम लोगों को कि माइक्रो लेवल पे किस ढंग से फेलियर हुआ है पूरा सिस्टम का। और कई लोग तो वीडियो बनाने लगे थे कि मैं मेरे पेशेंट को छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन मेरा पेशेंट तो ठीक ठाक लग रहा है, क्योंकि हो सकता है बाद में डॉक्टर झूठ बोलेगा कि तभी आपका पेशेंट का हालत ख़राब था, इसलिए अभी पेशेंट भी बेचारा वो भी अब चालाक बन रहा है, वो भी क्या करेगा, वो वीडियो बना रहा है पेशेंट का, वो वीडियो लेके जा रहा है ताकि अगर 2 घंटा 3 घंटा बाद अगर खबर आता है कि वो पेशेंट तो मर गए तो वो फिर वो वीडियो दिखा के बोलेगी कि नहीं वो तो ठीक थे, आप लोगों ने कुछ गलत किया होगा। यानी कि डिस्ट्रस्ट का लेवल इतना बड़ा बढ़ गया है कि लोग ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को। ये मुझे लगता है कि हम लोगों को जब हम लोग बाहर निकले घर से, मीडिया का जो स्टोरीज, मीडिया का न्यूज़ के बियॉन्ड जाके हम लोगों को ये सब पता चला। और जो शमशान घाट में सीमापुरी में जहाँ गए हम लोग, वहाँ पे वो लोग बता रहे थे कि 24 अप्रैल को तो 115 बॉडी उन्होंने जलाया, और जो दिल्ली के अंदर में एक दिन में कितने लोग मर रहे हैं उसका जो सरकार आंकड़ा दे रहे हैं, और वहाँ जाके अगर आप इन कब्रिस्तान शमशान घाट में जाके आप अगर एडप्ट करते हैं तो कहीं ज़्यादा मर रहे हैं, तो यानी कि सरकार तो छुपा रही है इस बात को। तो ये भी हमें पता चला। मेरा 25 साल का जो एक्सपीरियंस था शमशान घाट का, जो सेवा मैंने आज से 25 साल पहले शुरू किया था, उसका इम्तिहान का घड़ी अब आया था। मैं 25 साल से शमशान घाट का ही सेवा कर रहा हूँ, दाह संस्कार के बहुत करीब हूँ मैं, और मौत को मैंने बहुत करीब से देखा भी है, पहचाना भी है, और मौत के बाद अपने पराये हो जाते हैं देखा भी है ये। लेकिन इंसानियत कैसे मरती है ये मैंने अब देखा है इस कोविड के समय में, वो भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। यहाँ के लोग जो मरे हैं, जिनके परिवार उजड़े हैं, जिनके बच्चे अनाथ हुए हैं, जिनके माँ बाप बे औलाद हुए हैं, वो सब टकटकी लगा के एक उम्मीद रखे हुए थे कि शायद कोई उम्मीद की चिराग आएगा और हमें दिल्ली में ऑक्सीजन दिला देगा, वेंटिलेटर दिला देगा, शायद दिल्ली के अंदर हमें जीवन मिल जाएगा, एम्बुलेंस मिल जाएगी, वेंटिलेटर मिल जाएगा। लेकिन वो चिराग नहीं आया, किसी ने नहीं पूछा इनको। और आफ्टर ऑल किसी ने कार में दम तोड़ा, किसी ने टेम्पो में दम तोड़ा, किसी ने ऑटो में दम तोड़ा, किसी ने सीढ़ियों में दम तोड़ा, सड़कों में दम तोड़ा, अस्पताल के बाहर बैठ के दम तोड़ा, और यहाँ तक कि शमशान के बाहर भी लोगों ने कार में बैठ के दम तोड़ा। इस हादसे को, जैसे लोग पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने के हादसे को कभी नहीं भूलते हैं, जैसे लोग भोपाल कांड गैस को कभी नहीं भूलते हैं, भोपाल गैस कांड को, जैसे लोग 84 राइट्स को नहीं भूलते हैं, ऐसे ही दिल्ली के कोविड कांड को नहीं भूल सकते हैं। जिनके परिवार अनाथ हुए हैं, ये मजाक नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि एक छोटा सा हमारा शमशान घाट जहाँ 4 डेड बॉडी आती थी रोज सिर्फ, और 1 महीने के अंदर हमने 2200 डेड बॉडी हमने अभी विदा की है यहाँ से। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। ये एक शमशान घाट की बात हो रही है, और दिल्ली के अंदर कितने शमशान घाट है जरा सोच लीजिए आप। इस देश के अंदर, हमारी दिल्ली के अंदर, दिवाली पे कोई मिठाई के साथ डब्बा तोल देवे ना, उसको जेल भेज देते हैं। इन अस्पताल वालों ने और लैब वालों ने जो अंधाधुंध पैसा कमाया है, इस कोविड में मजा लिया है। जो 250 रुपये का टेस्ट कर रहे हैं, इन्होंने 10-10 हज़ार रुपये का किया है। 15 से 20 लाख रुपए का बिल इन्होंने वेंटिलेटर पे जाके बनाया, और बंदा मर गया है और लाशें नहीं दी हैं। उन्होंने कहा पहले पैसे लाओ। इनके ऊपर NSA लगना चाहिए, ऐसे लोगों पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगना चाहिए, उनका पैसा जब्त करना चाहिए, और उस जब्त करने के बाद उस पैसे को, दिल्ली के जितने हॉस्पिटल हैं, ये 4 से 5 स्टार छोड़ दीजिए, 1000 से ज़्यादा होंगे हॉस्पिटल, शायद मैं कम कह रहा हूँ। उस 1000 में से 980 में मोर्चरी नहीं है अंदर, उस 1000 में से 980 के अंदर मोर्चरी नहीं है। यानी रात को कोई मर जावे उसके अंदर कोविड का पेशेंट, तो कहते हैं बॉडी को घर ले जाओ, जो कि गैर कानूनी है।
क्यों नहीं लाइसेंस करते कैंसिल, या हाँ, देते समय और क्यों नहीं पूछते और क्या? कि आप अपने आप को 5 स्टार होटल हॉस्पिटल कहते हो, हाँ, टिका के आप ज़्यादा से ज़्यादा बिल बनाते हो, सुविधाएं कौन देगा तुम्हारा? एम्बुलेंस क्यों नहीं है एम्बुलेंस हॉस्पिटल के पास? एम्बुलेंस नहीं है तो उसको लाइसेंस किसने दे दिया हॉस्पिटल का? मॉर्चरी रूम नहीं है तो लाइसेंस किसने दे दिया उसको हॉस्पिटल का? ऑक्सीजन नहीं है तो कैसे कैसे बैनर लगे हॉस्पिटलों के बाहर दिल्ली में? दिल्ली के अस्पतालों के बाहर बैनर कैसे लग गए कि ऑक्सीजन नहीं है? बंद कर दो हॉस्पिटल को। सही बात है, सही बात है। अगर आपके पास इतने साधन ही नहीं है, एक बात बताइए ना, ये मैं नहीं कह रहा, जो मैं कहने जा रहा हूँ ये हाई कोर्ट ने कहा अभी हाँ। 12 दिन पहले कि 5 स्टार हॉस्पिटलों के पास भी ऑक्सीजन का प्लांट अपना नहीं है, जबकि 2 से 2.5 करोड़ में लग जाता है। 5 स्टार और ग्लोबल लिखते हैं सब, ग्लोबल हॉस्पिटल। हेलीपैड बनाए हुए हैं अभी इन्होंने ऊपर, हाँ, और ऑक्सीजन का प्लांट नहीं है आपके पास। बंद कर दीजिए ना इनको फिर। देखिए 3 तरीके का मौत हुआ है दिल्ली में, 3 तरीके का लोग हुआ है इसमें अलग अलग। एक वो थे जो हॉस्पिटल में डेथ हुआ, उसके बाद डेड बॉडी हमारे पास आ गई, कोविड पॉजिटिव होके आ गई। एक वो थे जो अस्पताल में भर्ती ही नहीं हो सके, गए दरवाजे पे मौत हो गया, गाड़ी में मौत हो गया, घर में मौत हो गया, बाहर मौत हो गया। और एक वो भी थे जिनको अस्पताल वालों ने कह दिया कि घर में क्वारंटाइन हो जाइए, और वो घर में क्वारंटाइन होने के लिए गए और वहीं पर उनका मृत्यु हो गया, और 2-2 दिन तक डेड बॉडी पड़ी रही। जब उन्होंने प्रशासन को फ़ोन किए कि हमारी बॉडी को उठा लीजिए, तो वो बोलते कि बॉडी पैक करने वाला कोई नहीं है हमारे पास। पैक करने वाला है तो गाड़ी नहीं है, गाड़ी है तो संस्कार करने वाला कोई नहीं है, कि 4 लोग कौन संस्कार करेंगे? तो कहते थे शंटी को फ़ोन करो, शहीद भगत सिंह को फ़ोन करो। और हमने भी कसम खाई थी कि जहाँ से भी फ़ोन आएगा हम जाएंगे और उसको दाह संस्कार कराएंगे, लेकिन मैंने इंसानियत को मरते हुए देखा है दिल्ली के अंदर। एक बच्ची अपनी माँ की बाप की लाश को लेके आती है कार में, ये छोटी बात नहीं है, ये राष्ट्रीय राजधानी है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। वो पहले अस्पताल में जाने के लिए तड़पती है, फिर वो आग लगाने के लिए तड़पती है। ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारे जीवन में इस हादसे को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। जहाँ सारी मशीनरी बैठी है और वो मशीनरी सारी सो जाए और खपत में चली जाए, और लोग टकटकी लगा के देख रहे हो, शायद कोई आशा की किरण आएगी हमें बचाने के लिए। और समाज भी, समाज कहाँ है? देखिए, जब हमारे खून वाले भाग गए तो समाज क्या करेगा उधर? जब हमारे खून वाले सामने खड़े हो, बोले हम शंटी जी डेड बॉडी ले जाइए, हम नहीं आएंगे, हम नहीं जाएंगे। जायदाद लेने के लिए सब आ गए, मुंदरियाँ उतार के ले गए, अपने बाप की अंगूठियाँ उतार के ले गए, मेरे सामने लेके गए। कल भी मैं कोठी में से लेके आया हूँ एक परिवार के मुखिया को, 20 लोग आए भी पीछे कारों में, लेकिन बाहर खड़े रहे, कहते अंदर नहीं जाएंगे हम, शंटी जी आप संस्कार कर दीजिए। हमने कर दिया, हम अपना कर्म कर रहे हैं, वो अपना कर्म कर रहे हैं। लेकिन बहुत नज़दीक से मैंने देखा जलालत को और इंसानियत को मरते हुए देखा। मैं नहीं, इंसान नहीं मरे दिल्ली में, इंसानियत मरी है। मैं बार बार ये अल्फाज सबको कह रहा हूँ। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चलो परिवार वाले तो दुखी थे, जो मशीनरी थी वो कहाँ चली गई सारी? 1 साल पहले कोविड आया, 1 साल के बाद दूसरा आना था दौर, बाकी देशों में भी आया। कहाँ गई तैयारियाँ? जो क्वारंटाइन सेंटर पहले बने थे कहाँ गए? वो क्यों बंद कर दिए गए? क्या 2 महीने की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई थी? क्या त्यौहार ख़त्म हो गया था क्या?